तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 3 जून थर्ड एंड सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम एक साथ में लेकर के आ गए हैं, क्योंकि आज दोपहर में आपका हम एग्जाम एनालिसिस नहीं करवा पाए थे। तो दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले। ठीक है, आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे सिद्धार्थ शर्मा जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर अपने नाम के साथ में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। शुरुआत हम साइंस और जीके से करने वाले हैं। उसके बाद में फिर आपको हिंदी के बारे में बताएंगे, फिर आपको इंग्लिश के बारे में बताएंगे, फिर मैथ के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। साथ ही साथ में वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आज के टॉप 5 स्कोर हमें क्या मिले हैं, टॉप 5 जो स्कोर रहे हैं वो क्या रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या देखने को मिला है। तो पहला प्रश्न है, खूनी बैसाखी कविता के लेखक कौन है? किसने खूनी बैसाखी नामक कविता लिखी थी? तो सही आंसर है नानक सिंह ने खूनी बैसाखी नामक कविता लिखी थी। चलिए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो देखिए आज बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए, अभी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। उस वक्त नानक सिंह वहीं मौजूद थे। वहां के दर्दनाक अनुभवों पर नानक सिंह ने खूनी बैसाखी नाम से एक लंबी कविता लिखी थी, जिसे अंग्रेजों ने बाद में इसको बैन कर दिया था। तो नानक सिंह के द्वारा खूनी बैसाखी नामक कविता लिखी गई थी। आपको यूनेस्को के बारे में हमने कल ही आपका एग्जाम एनालिसिस कराया था, उसमें आपको बताया था कि कितनी प्राकृतिक जो है स्थल आपके यूनेस्को के पाए जाते हैं। आज वो प्रश्न देखिए पूछ लिया गया है। इसलिए कहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, भारत में कुल कितनी प्राकृतिक यूनेस्को विरासत स्थल हैं? सही आंसर है 7। कल भी हमने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी, तो 7 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में कुल 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। अब कहीं कहीं पर आपको 42 भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में 40 नहीं है और 42 दिया हुआ है तो 42 आपको सही आंसर लगाना। ठीक है, देखिए, जिनमें ताजमहल, लाल किला एवं अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं इसमें शामिल है। इनमें से 7 प्राकृतिक हैं, 32 सांस्कृतिक हैं और 1 मिश्रित स्थल है। ठीक है, तो याद रखना, आज आपसे प्राकृतिक पूछ लिया है, कल आपसे सांस्कृतिक पूछ सकते हैं, टोटल पूछ सकते हैं, मिश्रित पूछ सकते हैं। तो याद रखना, आपकी 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित स्थल आपको देखने को मिलने वाला है। भारत में पहली बार किसको शामिल किया गया था? तो पहली बार एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, विश्व विरासत स्थल में पहली बार इनको शामिल किया गया था। ठीक है, आज यूनेस्को से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2022 का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया? तो रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2022 अवार्ड दिया गया था। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च जो सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया AO दिया गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ फोरेल ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टाटा को भारत ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के प्रयास के लिए यह अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड से इनको जो है नवाजा गया है। रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो करंट अफेयर का यह प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर के 6 से 7 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ये आपसे पूछा गया है। सही आंसर आपका हो जाएगा एवेंजेलिस्का टॉर्सेली ने जो है बैरोमीटर का आविष्कार किया था। चलिए, बैरोमीटर के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो एवेंजेलिस्का टॉर्सेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। इसका आविष्कार 1644 में इटली में हुआ था। इसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, विशेष रूप से मौसम का पूर्वानुमान लगाने और ऊंचाई का निर्धारण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर का यूज कहाँ पर किया जाता है वो हमने आपको बता दिया। कब किया गया था, कहाँ पर किया गया था, किसने किया था, ये सारी जानकारी आपको एक ही प्रश्न में देखने को मिल गई। यही हमारी विशेषता भाई, एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि डिटेल का बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस डिटेल्स में से ही कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, तो लोगों के बहुत अच्छे यहाँ पर कमेंट आते हैं कि हाँ सर, डिटेल से हमको बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। भूकंप मापने के यंत्र को सीस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब फेदोमीटर का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो समुद्र में जो गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न है जिसको आपको देख करके जाना है। अब ये प्रश्न आपका फेदोमीटर वाला आगे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, MRI का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो मतलब ये पूछा था कि MRI का उपयोग बॉडी के किस पार्ट के जो है जानकारी लेने के लिए किया जाता है या फिर खोज के लिए किया जाता है? तो याद रखना, मस्तिष्क के लिए MRI का यूज किया जाता है। चलिए, MRI का फुल फॉर्म बता दें, क्योंकि कल आपसे रडार का फुल फॉर्म पूछ लिया था, आज आपसे MRI के बारे में पूछा, तो हो सकता है कल आपसे MRI का फुल फॉर्म भी पूछ लें।
तो चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, याद रखना एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये आपका एमआरआई का फुल फॉर्म हो जाएगा। एक चिकित्सा इमेजिंग तकनीकी है जो कि आपके शरीर में अंगों और ऊतकों की विस्तृत छवियां बनाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र और कंप्यूटर में उत्पन्न रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। ठीक है, तो एमआरआई का उपयोग बेसिकली आपके मस्तिष्क के लिए किया जाता है और बाकी अन्य शरीर के अंगों की जानकारी के लिए भी आपका एमआरआई का यूज किया जाता है। तो एमआरआई के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई। आगे बढ़ते हैं, अजंता एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो तीसरा प्रश्न आपका यहाँ से बना है। दूसरा, इसके बाद में एक और प्रश्न आपका आज यूनेस्को से बना है। 1983 में अजंता एलोरा की गुफाओं को पहली बार, आपकी सबसे पहले अजंता और एलोरा की गुफाओं को ही शामिल किया गया था। देखिए, तो महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं को 1983 में विश्व विरासत स्थल बनाया गया। तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्मारक को 1984 में, अब 4-5 की हम जानकारी आपको इसमें दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए महाबलीपुरम को 1984 में बनाया गया विश्व धरोहर। ठीक है, दूसरा जो है आपका महाबलीपुरम था। उसके बाद में उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को भी आपको 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना आपका सबसे पहले एलोरा की गुफाएं, ठीक है, 1983, फिर महाबलीपुरम 1984 और उड़ीसा के कोणार्क मंदिर भी 1984 में शामिल किए गए थे। ये आपको याद रखना। आगे आपका जो है इनमें से एक ना एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? तो गुजरात का लोक नृत्य आपसे पूछा है। ये प्रश्न आपका लगातार दूसरी बार यहाँ पर गुजरात का लोक नृत्य रिपीट हुआ है। इससे पहले पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पर आपका गुजरात पूछा जा रहा है। चलिए, इससे पहले भी एक बार गुजरात का लोक नृत्य आ चुका है। सही आंसर आपका गरबा हो जाएगा। गरबा जो लोक नृत्य है वो गुजरात का लोक नृत्य है। और कौन कौन से नृत्य हैं जो आपके गुजरात में पाए जाते हैं? देखिए, तो गरबा हो गया, डांडिया हो गया, भवई, पटनी, पत्थर, ये सारे के सारे जो लोक नृत्य हैं वो आपके गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। यह पारंपरिक रूप से 9 दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान इसको किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना कब इसको किया जाता है। तो नवरात्रि के दौरान जो है इस मतलब गरबा जो डांस है इसको किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोच्चि जल मेट्रो का जो शुभारंभ है वो किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोच्चि जल मेट्रो का शुभारंभ किया था। चलिए देखिए, तो कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड का गठन एक विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी के रूप में किया गया है, जिसमें 74% हिस्सेदारी, याद रखना 74% जो हिस्सेदारी है वो केरल सरकार के पास में है और जो 26% हिस्सेदारी है वो कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के पास में है। यह KMRL द्वारा संचालित है और रखरखाव इसका जो है किया जाता है। तो याद रखना कोच्चि मेट्रो कहाँ पर है? केरल में है। कितनी % किसकी हिस्सेदारी है ये भी आपको याद रखना है। जब पेपर को कठिन बनाएंगे तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोच्चि जल मेट्रो का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 अप्रैल को किया गया था। आगे बढ़िए, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही आंसर आपका बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए, तो बेंगलुरु, जिसे कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर स्थित बेंगलुरु भी कहा जाता है, को भारत का गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। बगीचों का शहर इसे कहा जाता है। एक और नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। तो याद रखिए, बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिलिकॉन का वैली का मतलब यहाँ पर जितनी टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं वो आपकी बेंगलुरु में उनका उत्पादन होता है, इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। कांचीपुरम के जो रथ मंदिर हैं इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो सही आंसर है 2021 में कांचीपुरम के रथ मंदिरों को यूनेस्को में शामिल किया गया था। देखिए, तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में बनारस के गंगा घाट को, नर्मदा का भेड़ा घाट शामिल और कांचीपुरम के मंदिरों को भी इसमें शामिल किया गया था। इन तीनों को जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2021 में। अभी हाल ही में कौन से क्रम के ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो याद रखना 95 क्रम के जो है ऑस्कर पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं। देखिए, तो 95वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड 2023 में RRR के गीत नाटू नाटू, याद रखना ये प्रश्न आपका आगे और भी बनेगा और भी एग्जाम में पूछा जाएगा। जो नाटू नाटू गीत है इसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। फिल्म का नाम है RRR। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर अवार्ड जीता है। राहुल सिप्लुकुंज और काल भैरव ने गीत के लिए स्वर प्रदान किया था, जिसे MM के केरावानी द्वारा संगीतबद्ध किया गया था और मार्च 2022 में चंद्र बोस द्वारा शब्दों और संगीत के द्वारा रिलीज किया गया था। ये सारी जानकारी आपको याद रखनी भाई, इसीलिए लिख करके लाए हैं। क्यों? क्योंकि नाटू नाटू को ऑस्कर मिला है। तो आज आपका यहाँ पूछा है, कल आपका पुलिस में पूछेगा, MPSI में पूछेगा, या फिर आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है किसके द्वारा इसको लिखा गया था। 2022 में चंद्र बोस द्वारा शब्दों और संगीत के साथ रिलीज किया गया था। ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, एक्सरे किरणें किसे नहीं भेद पाती हैं? तो आपको पता है एक्सरे किरणें जो होती हैं वो अस्थियों को नहीं भेद पाती हैं, इसलिए जब आपका कहीं पर चोट लगती है, अस्थियों में टूट फूट होती है, तो एक्सरे कराया जाता है। क्योंकि एक्सरे किरणें जब अस्थियों को नहीं भेद पाती हैं तो अस्थियों का चित्र आपको एक काली फिल्म पर देखने को मिल जाता है, इसलिए अस्थियों के टूट फूट में एक्सरे का यूज किया जाता है। एक्सरे किरणें अस्थियों को नहीं भेद पाती हैं, अतः अस्थियों के चित्र को प्राप्त करने के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। हड्डियों, कहाँ पर हड्डी में टूट फूट हुई है इसका अंदाजा लगाने के लिए एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न।
एक कोष के यूकैरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा जाता है? आपका साइंस का प्रश्न है। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है एक कोष की यूकैरियोटिक जीवों को। देखिए, सभी एक कोष की यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। इनमें प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से देख लीजिए, क्राइफॉइट, डायनोजेलेट, यूग्लिना, अपवंग, फफूंदी और प्रोटोजोआ, ये सभी सभी प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है शामिल हैं। ये आपको याद रखना है। प्रोटिस्टा के सदस्य प्राथमिक रूप से जलीय होते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रोटिस्टा है, तो कोई भी जलीय जीव आपको दिखाई दे रहा है तो समझ लेना वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाएगा। आगे बढ़िए। मेलिनिया कैंसर कौन सा अंग प्रभावित होता है? अब जहाँ पर आपको मेलिनिया दिख जाए तो ये आपको एक आइडिया लगना चाहिए मेलिनिन। और मेलिनिन नामक जो आपका रंजक होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? अपने त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, तो त्वचा से संबंधित कोई भी चीज़ आ जाए और आपको वहाँ पर मेलेनिन दिख रहा है तो समझ लेना कि ये त्वचा से ही संबंधित है। तो मेलेनिया जो कैंसर है वो आपका त्वचा रोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए, विद्युत आवेश की तीव्रता को कौन सा यंत्र मापता है? तो एमीटर के द्वारा विद्युत आवेश की तीव्रता को मापा जाता है। देखिए कुछ जानकारी। एमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ को धारा के मापने के लिए किया जाता है, या दृष्ट धारा या फिर प्रत्यावर्ती धारा को एम्पियर में मापता है। याद रखना, यूनिट कौन सी है? तो यूनिट आपकी एम्पियर है, और आपका यंत्र कौन सा है? तो एमीटर है। ये दोनों आपको याद रखना, कभी कन्फ्यूजन ना हो जाए। यूनिट आपकी एम्पियर है और यंत्र आपका एमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? अब यहाँ से आपका सेकंड शिफ्ट जो आज दोपहर वाली है उसके प्रश्न शुरू हो रहे हैं। भगत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना, लायलपुर जिले जो बग्गा में है वहाँ पर भगत सिंह का जन्म हुआ था, और वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका पैतृक गाँव कहाँ पर है? तो उनका पैतृक गाँव खड़ग कला है, जो पंजाब भारत में है। ठीक है, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? आगे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो भगत सिंह को ही शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का जो है शुरुआत किया गया था। देखिए, अंग्रेज हुक्मरानों की बढ़ती जस्तियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन के दौरान स्टूडेंट ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था। वकीलों ने अदालत में जाने से इनकार कर दिया था। कई कस्बों और शहरों में कामगार जो है हड़ताल पर चले गए थे। तो ये आपका असहयोग आंदोलन था जो आपका 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोहे के निस्तारण को क्या कहते हैं? जब लोहे में आपको लोहे को जंग से बचाने के लिए जो उसका निस्तारण किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको गैल्वनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें अधिक क्रियाशील धातु की सतह लगा देते हैं। लोहे की सतह पर जिंक की तह लगाई जाती है। इस क्रिया को गैल्वनाइजेशन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी धातु लगाई जाती है, तो याद रखना जिंक की परत इस पर चढ़ाई जाती है। ठीक है, चलिए, जिंक माने जस्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में रॉक शेल्टर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भीमबेटका में रॉक शेल्टर पाए जाते हैं। अगर आपका भीमबेटका ऑप्शन नहीं है तो विदिशा अगर आपका ऑप्शन है तो विदिशा में भी रॉक शेल्टर पाए गए हैं। तो याद रखना, विदिशा और भीमबेटका दोनों में से कोई एक ही आपके ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर 600 शैलाश्रय पाए गए हैं भीमबेटका में, जिनमें 275 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सज्जित हैं। पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक का जो है जो आपका समय है वो यहाँ पर चित्रित किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, रायसेन जिले में आपकी भीमबेटका स्थित है। वाकड़कर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, बात यहाँ पर हिंदी की कर लेते हैं। तो हिंदी में आज आपका थर्ड शिफ्ट में रस के अंग पूछे हैं। घना का विलोम आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। एक प्रश्न आपका वाच्य का आया है, एक प्रश्न आपका छंद का देखने को मिला है। दोनों शिफ्ट में छंद और वाच्य के प्रश्न देखने को मिले हैं। लोकोक्तियां आपकी दो शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में दो लोकोक्तियां आई हैं। विलोम शब्द एक आया है, उसके बाद में शुद्ध वर्तनी 2 से 3 शुद्ध वर्तनी आई हैं। पावर्ग, सुबह आपका टावर्ग आया था। अब यहाँ पर पावर्ग पूछा है तो आपको वर्णमाला में जो वर्ग दिए हुए ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग, इन सबको अच्छे से पढ़ करके जाना है। कौन सा यहाँ पर अघोष है, कौन सा सघोष है, कौन सा नासिक है, कौन सा अनुनासिक है, ये सब आपको पढ़ करके जाना। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे आगे अगली किसी भी शिफ्ट में जो आपका एग्जाम होने वाला। ठीक है, आपका एक प्रश्न अवयव से पूछा गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक प्रश्न आपका अलंकार से पूछा गया था। शब्द युग्म से भी प्रश्न पूछे गए थे। मुहावरे से 2 प्रश्न और क्रिया विशेषण के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अलंकार से भी प्रश्न पूछे गए हैं। संधि का कोई प्रश्न आज देखने को नहीं मिला है। चलिए, बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 2 प्रश्न आपके एक्टिव पैसिव से थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 प्रश्न थे। एंटोनिम सिनोनिम के आपके। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थर्ड शिफ्ट, तो थर्ड शिफ्ट में एंटोनिम सिनोनिम से आपके 5 से 6 प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, PQRS के 4 से 5 प्रश्न आपके देखने को मिले हैं। और उसके बाद में एरर डिटेक्शन के थर्ड शिफ्ट में बहुत ज़्यादा प्रश्न, लगभग 5 से 6 प्रश्न एरर डिटेक्शन के हैं। थर्ड शिफ्ट में PQRS के मात्र 3 प्रश्न आए थे। थर्ड शिफ्ट में एक्टिव पैसिव बिल्कुल भी नहीं आया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जबकि आपको एक बात बता दें, जेल पहरी और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, उसमें एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर पूछे जाते हैं। 2 से 3, 3 से 4 भी पूछे जा सकते हैं।
और PQRS 4 से 5 पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपका जेल अधीक्षक का एग्जाम है, जेल अधीक्षक यानी कि एमपीडीजे का अगर आपका एग्जाम है तो उसमें आपको एरर डिटेक्शन के प्रश्न ज़्यादा मिलेंगे, वोकैब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, PQRS बहुत कम पूछे जाते हैं और एक्टिव पैसिव नरेशन तो बिल्कुल पूछे ही नहीं गए हैं आज वाली थर्ड वाली शिफ्ट में। ठीक है, तो आपको बता दें एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। आप अगर सर्च करेंगे एक्टिव पैसिव बाय सक्सेस जंक्शन तो वीडियो आ जाएगी ट्रिक वाली, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर नरेशन बाय सक्सेस जंक्शन तो वो दोनों वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी ट्रिक वाली, वो दोनों वीडियो आपको देख करके जाना है। इसके अलावा PQRS बाय सक्सेस जंक्शन सर्च करेंगे तो PQRS की ट्रिक वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, उस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। 10 मिनट में कैसे भी आपके PQRS कैसे भी हो, पैराजंबल किसी भी मतलब तरह के पैराजंबल हो, आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। कुछ इस तरह की ट्रिक हमने उस वीडियो में बताई। ठीक है, बाकी इस वीडियो को लास्ट टाइम PQRS वाली वीडियो को यहाँ पर टैग कर देंगे। जैसे ये वीडियो खत्म होगी इस पर क्लिक करके आप जो है उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एरर डिटेक्शन अच्छे से कर लेना, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। मैथ की बात करते हो तो एक नया यहाँ पर चेंज देखने को मिला है। मैथ में क्रमचय संचय को यहाँ पर जोड़ लिया गया है, P&C परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को यहाँ पर जोड़ा गया है। और जो औरत वाले प्रश्न थे यानी औरत और पुरुष से जो संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आज आपका क्रमचय संचय पूछा गया, तो आगे आपके एग्जाम में प्रायिकता भी दिखने के चांस होंगे। ठीक है, बाकी बात करते हैं प्रॉफिट लॉस से। शाम को एक शिफ्ट में एक प्रश्न आया था और सुबह दोपहर वाली शिफ्ट में 2 प्रश्न आए थे। टाइम एंड डिस्टेंस का एक प्रश्न था, मेंसुरेशन का एक प्रश्न था, नंबर सिस्टम से 3 से 4 प्रश्न दोनों शिफ्ट में देखने को मिले हैं। उसके बाद 2 प्रश्न आपके रेशियो के देखने को मिले हैं, CI से एक प्रश्न और SI से 2 प्रश्न, ये आपका दोपहर में भी देखने को मिला है और शाम को भी यही पैटर्न रहा है। ठीक है, शाम को आपका ज्योमेट्री से समलंब चतुर्भुज से प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में एक प्रश्न आपका परसेंटेज से, HCF LCM से एक प्रश्न पूछा गया है, नाव और धारा का प्रश्न देखने को मिला है और सेकंड शिफ्ट में आपका घन और घनाभ के प्रश्न देखने को मिले हैं। घन, घनाभ और बेलन इसके आयतन के बारे में प्रश्न जो है आपके सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले हैं, तो ये आपको करके जाना है। इनका सूत्र आपको जो है याद कर लेना। मेंसुरेशन के ये 3 हुए ना, घन, घनाभ और आपका बेलन हो गया, गोला हो गया, इनके सूत्र आप अगर याद करके जाएंगे, बस सूत्र से रिलेटेड ही प्रश्न आ रहे हैं, आप वैल्यू सूत्र में पुट कीजिए, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए टॉप 5 स्कोर की बात करते हैं आपका थर्ड शिफ्ट की। तो थर्ड शिफ्ट में टॉप 5 स्कोर में देखिए, तो टॉप 5 में सबसे पहले हमको 79, उसके बाद 75, 72, 68, 61 ये टॉप 5 स्कोर आज हमें देखने को मिले हैं थर्ड शिफ्ट जेल अधीक्षक के एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब भाई वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास में, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए और कल का एग्जाम एनालिसिस बिल्कुल सही समय पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले कल सुबह आपको या तो करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी मार्च अप्रैल की, या फिर यूनेस्को की वीडियो कल सुबह देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले सुबह सुबह, उसके बाद में आपका एग्जाम एनालिसिस हम कराएंगे। ठीक है, बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। सक्सेस जंक्शन लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF 24 घंटे बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके अलावा एक और हमारा चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर ज्वाइन करने से आपको ये फायदा होगा कि बहुत सारी किताबें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगी। जैसे कि कल ही हमने जो SSC CGL का रैंक 1 है उसकी हमें हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की और साइंस के नोट्स मिल गए हैं, जो कि हमने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड कर दी हैं, आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी किताबें, मैथ की किताब, किरण की काफ़ी सारी किताबें और राकेश सर के क्लास नोट्स हैं वो आपको सब यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसको आपको जाकर के फ्री में यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। लेकिन इसको आप तभी ज्वाइन कर पाएंगे, तभी डाउनलोड कर पाएंगे जब आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन लाइव। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है और सारी किताबों को फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें, अगर कल आपका एग्जाम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आज आपके कितने नंबर आए हैं, जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कल जिनका एग्जाम है वो अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर भेज देंगे, 7052547003। कॉल मत करना, इस पर केवल व्हाट्सएप अवेलेबल है। इस पर आप अपने प्रश्नों को, जितने प्रश्न आपको याद हैं, 2 प्रश्न 3 प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपको याद है, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही जैसे जैसे प्रश्न याद आते जाते हैं आप अपने प्रश्नों को इस पर अपने नाम के साथ में सेंड करते जाइएगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं सुबह। सबसे पहले एग्जाम एनालिसिस, मतलब सबसे पहले आपका यूनेस्को वाली वीडियो में, उसके बाद में एग्जाम एनालिसिस भी हम कल ही करवाने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।